नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री हमारे अतीत भाग 2, जिसकी श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 7 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन होता है। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों, उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहर और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह पर समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। देखिए, वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा सुझाई गई है? ब्राह्मणों के द्वारा सुझाई गई है। इसमें ऊंच और नीच, अमीर और गरीब के बीच का फासला जिससे बढ़ता गया, और धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। अब बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, देखिए, धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी चेंजेस आ रहे थे इस उपमहाद्वीप में पूरे में, इनसे अलग भी कुछ दूसरे समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को ही जनजातियां कहा जाता है, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा जो श्रेणी वर्ण बना दिए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनसे अलग जो समाज थे वो क्या थे कि ये इन ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वो कई अलग असमान वर्गों में विभाजित थे। इन समाजों को ही जनजातियां कहा जाता रहा है। इनके अपने नियम होते थे, इनके अपने तौर तरीके होते थे, अपनी न्याय शैली होती थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे, यानी इनके लिए इनका एक परिवार या पूरा समुदाय जो है वो एक ही परिवार था, यानी पूरा एक कबीला जिसे हम कहते हैं। नातेदारी में विश्वास रखते थे, रिश्तेदारी में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो अब इन जनजाति समाज जो हम देखते हैं वो उसमें आगे क्या कहते हैं कि कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। यानी कि अब ये जो कबीले थे, ये जो समुदाय थे, ये अपना जीविकोपार्जन कैसे करते थे? तो देखो जी, ये या तो शिकारी थे, या पशुपालन करते थे, या खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, तो ये जो जनजातियां जो है, इन सब में लगभग क्या काम होता था? शिकार करना, संग्रह करना, पशुपालन करना, और ये अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जातियां खाना बदोश थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खाना बदोश हम किसे कहते हैं? जो एक स्थान पर स्थायी निवास नहीं करते हैं, जिनका अस्थायी निवास होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि शहर के बाहरी बाहरी इलाकों में कुछ घुमंतू जातियां छोटे छोटे अपने घर से बनाकर रहती हैं, फिर कुछ समय तक रहते हैं, फिर वो किसी और शहर में, किसी और राज्य में चले जाते हैं। तो ये खानाबदोश कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते जातियां हैं। जनजातीय समूह समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच में इनका बंटवारा करते थे। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो जनजातीय लोग हैं ये अपने नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से रखते थे, और अपने आप ही इनके बीच में बंटवारा कर लेते थे। आगे देखिए, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी एक अलहदा संस्कृति को बचाया। अलहदा का मतलब यही है कि इनका जो एक रिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि ये अपने हिसाब से, अपने तौर तरीकों के हिसाब से चलते रहे हैं, उसी चीज़ को अलहदा कहा गया है। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर
रहे हैं। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे-धीरे बदलने का काम भी किया। अब आता है जनजातीय लोग कौन थे? तो जनजातीय लोग कौन थे जी? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। यानी कि अब इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि ये जनजातियां हैं, या इनके बारे में हमें कोई लिखित सामग्री मिलती है? तो जी नहीं, इनके बारे में कोई भी लिखित सामग्री, लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। लेकिन इनके बारे में कैसे पता लगता है? इनके कल्चर से पता चलता है। इनका कल्चर कैसा था? इनके समृद्ध रीति रिवाज कैसे थे? ये वाचिक और मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये अपनी जो जो क्वालिटीज़ हैं अपने ग्रुप की, अपने कबीले की जो क्वालिटीज़ हैं, या उनके जो तीज त्योहार हैं, इनके जो तौर तरीके हैं, उनको एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया जाता था, इनका संरक्षण किया जाता था। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। ये विरासत ही है इनकी, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हैंडओवर होती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। वाचिक यानी ओरली, जो जनरेशन टू जनरेशन जो हैंडओवर किया गया है कल्चर, उसको ही अब ये आजकल के जो इतिहासकार हैं वो इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं शताब्दी और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। बाद में यहाँ गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो पंजाब में कौन सी जाति थी जी? गक्खर और खोखर। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है खोखर और गक्खर क्या है, तो ये जनजातीय समुदाय हैं जो पंजाब क्षेत्र में, यानी इस उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में, जो वर्तमान पाकिस्तान और भारत का पंजाब जो है, इन दोनों जगहों पर जो पंजाब क्षेत्र है वर्तमान पाकिस्तान में, और वर्तमान भारत में जो पंजाब क्षेत्र है, वहाँ पर गक्खर और खोखर जनजातियाँ थी। ठीक है, पहले खोखर थे 13वीं-14वीं सदी में, फिर यहाँ पर गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। देखिए किसका वर्णन भी आ गया है यहाँ पे, कि बादशाह अकबर ने इनके जो मुखिया थे, किसके? गक्खर के, कमाल खान गक्खर को अपना मनसबदार बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले लंगा और अरगुन जनजातियां यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर कौन सी जनजातियां थी? लंगा और अरगुन थी। ठीक है, आगे हमें एक मैप दिया गया है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी। ये कौन सी जाति थी? ये बलोच थे, जो वर्तमान पाकिस्तान में आते हैं। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति बलोच थी। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, यानी बलोच जो है ये कुलों में बटे हुए थे। फिर आता है पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति जो है वो रहती थी। इसी तरह से सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था, यानी यहाँ पर चेर की स्थापना हो चुकी थी। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह, जो कछवाहा वंशी हैं, इन्होंने 1591 में चेर लोगों पर हमला करके उनको परास्त किया और उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया। लेकिन फिर भी वे इन्हें पूरी तरह से अधीन नहीं बना पाए थे। कौन? राजा मान सिंह, जो कछवाहा वंशी हैं और जो अकबर के मनसबदार थे यहाँ पर। ठीक है, प्रसिद्ध सेनापति भी हैं जिन्होंने राणा प्रताप के साथ युद्ध भी किया था। ठीक है, फिर है औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया था और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया था। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जातियों में मुंडा और संथाल थे। संथाल लिखा है, ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में रहने वाले कौन थे? मुंडा और संथाल। ये वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र आ जाता है। किसका क्षेत्र आता है? उड़ीसा का क्षेत्र आ जाता है। फिर उसके बाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ।
कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बेराद रहते थे। कौन रहते थे? कोली और बेराद रहते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। ये मारवाड़ दक्षिण भारत का जो वर्तमान हिस्सा है वहाँ पर ये जनजाति रहती थी। मारवाड़ नहीं है, ये राजस्थान के नहीं है, ये मारवाड़ हैं। फिर है भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बस चुके, खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार भी बन गए थे। तब भी भीलों के कई कुल जो है शिकारी संग्राहक थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। तो ये जो गोंड है ये कहाँ पर है? ये वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से में भी हैं और महाराष्ट्र में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं। अब हम एक छोटा सा एक इंडेक्स बना लेते हैं अभी यहाँ पर। देखिए पहले इस मैप को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको हम एज इट इज़ ही याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये गक्खर है, ठीक है, गक्खर, खोखर, ठीक है, ये लंगा अर्गुन, ये कहाँ पर है? ये वर्तमान लंगा अर्गुन जो है ये मुल्तान और सिंध प्रांत में है। ठीक है, इनके साथ हम वापस लिख देते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं, चलो। ये गक्खर और खोखर जो है ये कहाँ पर आ जाती हैं? गक्खर और खोखर पंजाब में। कहाँ पर? कौन से क्षेत्र में? पंजाब में आ जाती है। फिर लंगा और अर्गुन जो है ये सिंध और मुल्तान में। ठीक है, और इसी तरह से हम इनको देखते हैं, जैसे कोली और बेराद। ये कोली कुछ गुजरात के क्षेत्र में भी हैं। ये देखिए ये कोली और बेराद जो है ये कहाँ पर आ जाते हैं? कर्नाटक वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से जो भील हैं ये पश्चिम व मध्य भारत में आ जाते हैं। पश्चिम व मध्य भारत में। इसी तरह से हम देखें, यहाँ देखिए ये मुंडा है ना, और ये संथाल, ये वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र आ जाता है। किसका क्षेत्र आता है? वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र आ जाता है। और ये देखिए ये बलूची, ये कौन से प्रांत में है? ये है हमारे उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो इसी तरह से ये जनजातीय समुदाय जो है ये इसी तरह से फैला हुआ है और भी जनजातियां यहाँ पर रहती थी। अब देखिए खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। देखिए ये जो चित्र दिए गए हैं, कितनी खूबसूरत चित्र जो बनाए गए हैं, ये खाना बदोश घुमंतू लोग हैं। ठीक है, और ये देखिए ये जो भील लोग हैं ये कैसे रात में शिकार किया करते थे अपना। यहाँ पर हिरण का शिकार किया जा रहा है भीलों के द्वारा। ये देखिए ये इनके कोई निवास स्थान वगैरह बने हुए हैं। अब देखिए खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह आते आते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। देखिए घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। इस चित्र में मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे। बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। अब देखिए खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं जिनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह में घूमते रहते हैं। इसी तरह से दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह पर लौट कर आ जाते हैं जहां उन्होंने
पिछले साल दौरा किया था। देखिए अब हमारे पास एक और अच्छी चीज़ें अब इसमें हम देखने वाले हैं कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। कौन थे? बंजारा लोग। उनका कारवां टांडा कहलाता था। उनका कारवां क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, इन्होंने बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करवाया था। यानी कि इनके कार्यकाल में हम जो देखते हैं कि बंजारों की विभिन्न जो श्रेणियां हैं, ये विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर, अपने पशुओं पर सामान लाद लाद कर ले जाते थे, शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान भी वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए कम से कम 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। ठीक है। अब है बंजारे। यहाँ पर एक पीटर मंडी नाम के अंग्रेज व्यापारी हैं जो भारत में आए थे। इन्होंने बंजारों को देखा था और उसके बारे में वर्णन किया है। ये क्या कहते हैं? पहले हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए ये टर्मिनोलॉजी अच्छी है, जो वर्डिंग्स हमें मिलती है हमें इसे एज इट इज ही पढ़ना चाहिए। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। अब है 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा टांडा यानी कारवां से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु और गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। इन टांडा में कई परिवार होते हैं। इनके जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं, सामान बेचने वाले। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता है वहाँ से वो खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर महंगा होता है। वहाँ से फिर वो ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। किसी भी एक टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी नहीं करते हैं। अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने का और संपन्न लोगों के हाथ बेचने का काम कराती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की जातियां भी थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये कांसे का मगरमच्छ बनाया गया है कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा के द्वारा, यानी कि वर्तमान उड़ीसा में जो कोंड जनजाति है, कुटिया जिसे कहा जाता है, कुटिया कोंड जनजाति है, यहाँ पर इनके द्वारा ये कांसे का मगरमच्छ बनाया गया है। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। देखिए जैसे भी इनका लाइवलीहुड चल रहा था, तो धीरे धीरे इम्पोर्टेंट क्या है कि समाज बदल रहा है। बदलता हुआ समाज है तो नई नई जातियां बनती हैं, नई नई श्रेणियां बनती हैं, नए नए तौर तरीके आते हैं। तो क्या क्या चेंजेस देखते हैं हम अब इसमें, आइए देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती जाती हैं, इनमें नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है। वर्णों के बीच में छोटी छोटी जातियां उभरने लग गई। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी, सुनार, लुहार, बढ़ई और राजमिस्त्री, इनको भी ब्राह्मणों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनको जातियों के रूप में मान्यता दी। क्योंकि धीरे धीरे काम के हिसाब से, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता जा रहा था, तरह तरह की चीज़ें बनाई जा रही थी, तरह तरह के व्यापार के सोर्सेस बन रहे थे, तो नई नई जातियों का भी प्रादुर्भाव हो गया था। और ब्राह्मणों द्वारा अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए नई जातियों को अपनी
नई जातियों के रूप में मान्यता दी गई है, वर्ण की बजाय यहाँ पर जाति समाज के संगठन का आधार बनी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, क्या वो क्वेश्चन बनता है कि समाज के संगठन का आधार कौन बनता है? तो जी जाति बनती है। समाज के संगठन का आधार कौन बनती है? जाति बनती है। ठीक है, अब आगे देखिए जाति पर विचार विमर्श। अब यहाँ पर वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। इसमें उन्होंने रथकारों यानी रथ बनाने वालों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए हैं, जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, ठीक है, और बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप तैयार करना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल है। यानी यहाँ पर ये सिर्फ रथकार नहीं है, बल्कि पूरे मंदिर को बनाने के लिए या किसी भी नए स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसमें अगर कोई चिनाई का काम कर रहे हैं, पत्थरों का काम कर रहे हैं, पत्थरों की कटाई है, घिसाई है, उनके ऊपर रंग रोगन करने वाले हैं, उनके ऊपर जो लकड़ियों का जो द्वार बनाने हैं, डिजाइनिंग करनी है, वो सारे तो जो लोग हैं वो अलग अलग थे और उसी के हिसाब से जाति का एक वर्णन सटीक मिलता है। ये किस में मिलता है? ये 12वीं शताब्दी का एक अभिलेख है, तिरुचिरापल्ली अभिलेख जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर उय्याकोंडन उदययार जो तिरुचिरापल्ली तालुका है तमिलनाडु का, वहाँ का एक अभिलेख है, वहाँ पर इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। 11वीं और 12वीं सदी आते आते तक क्षत्रियों के बीच में नए राजपूत गोत्रों की संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। ये हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते हैं। हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते हैं। इनमें से पहले कुछ जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल इन्होंने अपने आप को राजपूत इन्होंने घोषित कर दिया, राजपूत जाति में शामिल हो गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह तो ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में, यानी कि जिस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी थी, नदियां थी आसपास में, जहां पर पैदावार हो सकती थी, वहां पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया और ये पुराने शासकों की जगह नए शासक बन गए। फिर है यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं के उदय का उदाहरण जनजातीय लोगों ने अनुसरण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। इसमें कुछ जनजातीय परिवार ही शासक में वर्ग में सम्मिलित हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया। यानी कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की जो प्रभुत्वशाली जनजातियां थी, इन्होंने पहले ही इस्लाम धर्म को अपना लिया और ये जाति व्यवस्था को नकारते रहे, उनसे बचते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर एक गोंड महिला जो है जिनका चित्र भी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है गोंड। गोंड जो है विशेष तौर पर वो जाति है जो गोंडवाना प्रदेश में रहती थी। गोंडवाना क्या था? गोंडवाना एक विशाल वन प्रदेश है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। यानी स्थानांतरीय कृषि का मतलब क्या है कि जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000
गांव थे। गढ़कटंगा जो राज्य है वहाँ गढ़कटंगा जो एक क्षेत्र है, गोंड राज्य जो है, यहाँ पर उस समय 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे। देखिए इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था थी, पूरे इनके खुद के नियम थे। राज्य गढ़ों में विभाजित थे, राज्य किस में विभाजित थे, गढ़ों में थे, और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था, और 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनाया जाता था। यानी कि पहले क्या है, गढ़ है, पहले क्या है, गढ़ है, गढ़, अरे ये कितना बड़ा हो गया, पहले क्या है, गढ़ है। गढ़ किस में बटे हुए हैं, 84 में बटे हुए हैं, और जो 84 हैं वो किस में बटे हुए हैं, ये बटे हुए हैं बरहोतों में, बरहोतों में। बरहोत क्या है, 12-12 गांवों का संगठन है। 84 क्या है, ये 84 गांवों का एक समूह है, यानी कि 84 गांवों का समूह है। ये इसमें बटे होते थे। ये किनके हैं, ये गोंड जनजाति के प्रदेश हैं। इनके बारे में हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि गोंड जनजाति क्या है। ये गोंड वन प्रदेश, गोंडवाना वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरित कृषि करते थे, और इनकी कुल व्यवस्था पर ये आधारित थे। कुल व्यवस्था यानी एक ही परिवार में छोटे छोटे कुलों में ये विभाजित थे। और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था कि ये गढ़ों में विभाजित थे, इनका खुद का एक राजा या राय होता था। गढ़ जो है वो 84 गांवों की एक इकाई होती थी, ठीक है, आगे। और ये जो 84 गांवों की जो आगे किस में व्यवस्था में बटे होते थे, 12-12 गांवों का जो समूह होता था, जिसे बरहोत कहा जाता था, इनको मिलाकर ये बनते थे। फिर है बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की। ब्राह्मण लोगों को अनुदान में भूमि किससे प्राप्त हुई है, राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त हुई है, गोंड राजाओं से। किसको, ब्राह्मणों को। और ये प्रभावशाली हो गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के बारे में राजपूतों के रूप में मान्यता करने की इच्छा हुई। तो अब ये हम गढ़कटंगा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में अकबरनामा में भी उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ये हम पहले देख लेते हैं कि गढ़कटंगा एक गोंड प्रदेश है। गढ़कटंगा, गढ़कटंगा यह एक गोंड प्रदेश है, और यहाँ पर राजा कौन थे, सबसे पहले अमनदास। ठीक है, ये जो राजा अमनदास है, इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, संग्राम शाह की। ये अपने आप को राजपूत राजाओं की तरह ट्रीट करते थे, और ये चाहते थे कि लोग इन्हें आगे राजपूत ही समझें। तो इनके अंदर की चाहत थी राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। फिर इनके बाद में राजा बनते हैं इनके पुत्र दलपत शाह। दलपत शाह जो है वो राजा बनते हैं, और इनकी पत्नी होती है दुर्गावती। ठीक है, फिर ये जो दलपत शाह है, इसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है, अल्पायु में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो दुर्गावती है, इनका जो एक बेटा होता है, दलपत शाह और दुर्गावती का एक बेटा होता है, कौन होता है, वीर नारायण। वीर नारायण। और ये जो दुर्गावती है, ये अपने गोंडवाना प्रदेश पर राज्य करती है, गढ़कटंगा पर राज्य करती है। लेकिन मुगलों के साथ संघर्ष में ये अपने पुत्र के साथ मारी जाती हैं, और इनके जो राज्य है, इनके जो वीर नारायण है उसके चाचा आगे जाकर संभाल लेते हैं। तो अब ये देखिए, ये गढ़कटंगा था। और ये जो रानी दुर्गावती हैं, ये कौन है, ये एक चंदेल राजकुमारी है। महोबा के जो चंदेल हैं वो वहाँ की राजकुमारी हैं, सालवाहन की पुत्री हैं।
देखिए गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। यानी शासक अपने बेटे को बनाया है 5 साल के, लेकिन शासन का वो भार खुद संभालती हैं। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार होता है और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन उसकी हार होती है। लेकिन समर्पण करने की बजाय उसने मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ये देखिए एक नक्काशीदार दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर हाथियों की और अन्य पशुओं की जो आकृतियां हैं और कुछ आकृतियां भी बनी हुई हैं। ये गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, वहां से प्राप्त हुआ एक दरवाजा है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। और अब इसके ऊपर आसिफ खान ने हमला क्यों किया था? मुगल सेनापति आसिफ खान ने हमला क्यों किया था? मुगल क्यों करना चाहते थे इसके ऊपर? गढ़कटंगा जो है समृद्ध राज्य था। यहाँ पर हाथियों को पकड़ने, दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को, यानी कि जो दलपत शाह का भाई है चंद्र शाह, उसको दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड शासन कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन फिर वे काफी कमजोर हो गए और बहुत बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहे। अब हम पढ़ते हैं अहोम जनजाति के बारे में। अहोम जो है मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे थे। यानी कि अहोम जो है जनजाति, ये कहाँ की मूलतः थी? ये वर्तमान म्यांमार की थी, बर्मा प्रदेश की थी, जो 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गई थी। उन्होंने भूइयां यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की अपनी स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजी के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने पहले के वर्षों में, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कौन? अहोम। ठीक है, देखिए ये कितने, इनको कुछ एक वर्ष ही होते हैं यहाँ पर आए। 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र में आकर बैठते हैं और 15वीं शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ये इतने ज़्यादा प्रशिक्षित हो जाते हैं कि बारूद और तोपों का निर्माण करने लग जाते हैं और इसका इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं। अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो जाती है, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह जाता। फिर अहोम राज्य जो है वो बेगार पर निर्भर था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को भेजा गया, स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए ये देखिए ये म्यांमार का क्षेत्र है। यहाँ से ये जो है ये वर्तमान में म्यांमार का क्षेत्र है और यहाँ से आकर ये जो जातियाँ हैं जैसे गारो, खासी, जयंतियाँ, ये सारी जनजातियाँ ही हैं जो यहाँ पर रहती हैं। और इनको आज हम इनकी पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से इनके नामों को, जनजातियों को उनके नाम से जानते हैं। इस प्रकार अहोम कुल जो है वो टूट गए थे। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होते होते इनका प्रशासन पूरा खासा केंद्रीकृत हो गया था। लगभग सभी वयस्क
पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं देते थे, दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में, अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अब इम्पॉर्टेंट है, अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बंजारा जातियों का जो कारवां होता था उसे हम क्या कहते थे, टांडा कहते थे। उसे हम क्या कहते थे, टांडा कहते थे। ठीक है, उसे हम बंजारों के कारवां को टांडा कहते थे। ठीक है, और यहाँ पर अहोम जाति जो कुलों में विभाजित है, इन्हें क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। अहोम क्षेत्र में बहुत कम जातियां थी दस्तकारों की, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और इस समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इस जमीन को वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग जो है अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव से बढ़ोतरी हो जाती है। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी जाती है। शिव सिंह, ये शिव सिंह का नाम काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये अहोम राजा है जिसका शासनकाल 1714 से 1744 तक रहता है। इसके काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन जाता है अहोम जनजाति का। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बावजूद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी, बुरंजी एक ऐतिहासिक कृति है जिसको पहले अहोम भाषा में लिखा गया, फिर उसके बाद में असमिया में भी इसको लिखा गया। फिर है निष्कर्ष, जिस युग की चर्चा हम करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के संपर्क में लगातार आते रहे। इस आदान प्रदान से दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया हुई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जातियां जाति आधारित समाज में शामिल हुई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही इनका नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इससे उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष में की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब हम देखते हैं मंगोल। लास्ट चैप्टर में हमने इनके बारे में पढ़ा भी था, मंगोलों के बारे में। मंगोलिया को ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। ये मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपीज और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय यानी 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थी। चलिए अब देखते हैं ये इनको सुमेलित करना है। गढ़ किसे कहा जाता था? गढ़ जो थे वो 84 में बटे हुए थे, यानी कि गढ़ जो है वो 84 में थे। फिर जो टांडा है, टांडा हम बार बार बता रहे हैं कि ये इनका बंजारों का कारवां होता था। और जो श्रमिक होते थे बेगार वाले, उन्हें पाइक कहा जाता था अहोमों में। और कुल जो है ये कहलाते थे खेल। ठीक है, कुलों को खेल कहा जाता था। और शिव सिंह जो थे ये कहाँ के थे? शिव सिंह अहोम के थे। और दुर्गावती जिनके बारे में हमने पढ़ा था, वाइफ ऑफ दलपत शाह, ये कहाँ की थी? गढ़कटंगा की थी। ठीक है, अब देखते हैं वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती थी? श्रेणियां कहलाती थी। क्या कहलाती थी? श्रेणियां कहलाती थी।
ठीक है। फिर ये अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति कौन सी थी? ये थी बुरंजी। ठीक है, बुरंजी। फिर कौन से चीज से हमें उल्लेख मिलता है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे? तो ये उल्लेख हमें मिलता है अकबरनामा में। ठीक है। फिर है बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राजाओं ने क्या किया था? जनजातीय राज्यों ने ब्राह्मणों को इन्होंने क्या किया था? मंदिर बनवाए थे। यहाँ पर भूमि अनुदान किनको देते हैं? ये ब्राह्मणों को देते हैं और यहाँ पे मंदिर बनवाते हैं। ये राज्यों ने मंदिर बनवाए। यहाँ पे आएगा मंदिर बनवाए और यहाँ पर आएगा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। जल्दी एक नए चैप्टर के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें और पास में ही बने घंटी के निशान को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। हार्दिक धन्यवाद, आभार।